डर। डर वो नहीं है जो हम अंधेरे में देखते हैं। असली डर वो है जो अंधेरा हमें देखने पर मजबूर करता है। अजीबोगरीब घटनाएं हमारे आसपास अक्सर घटती हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न केवल अजीब होती हैं, बल्कि रूह को कंपा देने वाली भी होती हैं। ये कहानी मेरी और मेरे 3 दोस्तों की है, जो एक मामूली छुट्टी बिताने के इरादे से शुरू हुई थी, लेकिन एक ऐसे रहस्य में बदल गई जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। कलकत्ता की उमस भरी गर्मी और शहर के शोर शराबे से दूर हम 4 दोस्तों ने कुछ दिन सुकून से बिताने का फैसला किया था। हमारे एक मित्र ने हमें अपने उपनगरीय आवास पर आमंत्रित किया था। योजना सीधी थी: 1 हफ्ता आराम, अच्छी मछली पकड़ना और पुराने दिनों की बातें। हमने दफ्तर के बाद शाम की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन की लयबद्ध आवाज छुक 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 जैसे हमें किसी गहरी नींद में सुलाने की कोशिश कर रही थी। खिड़की के बाहर बंगाल के ग्रामीण इलाके अंधेरे में डूबे हुए थे। केवल कभी कभार किसी झोपड़ी में जलती हुई लालटेन की मध्यम रोशनी दिखाई दे जाती। हम अपने गंतव्य पर रात के करीब 10:30 बजे पहुंचे। ये जगह कलकत्ता से लगभग 60 मील दूर थी। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, शहर की बिजली और शोर पीछे छूट गया। अब हमारे चारों तरफ केवल घना अंधेरा और झींगरों की आवाज थी। हमारे मेजबान का घर कोई साधारण घर नहीं था। वो एक विशाल काय पुरानी हवेली थी, जिसके कई हिस्से अब उपयोग में नहीं थे और वीरान पड़े थे। अगर आपने कभी बंगाल के पुराने जमींदारों के घर नहीं देखे हैं, तो शायद आप उसकी बनावट की कल्पना न कर पाएं। हवेली का ढांचा एक बड़े चतुर्भुज जैसा था। इसके ठीक बीचों बीच एक विशाल आंगन था, जिसे स्थानीय भाषा में उठान या आंगन कहा जाता था। इस आंगन के चारों ओर अलग अलग आकार और प्रकार के कमरे बने हुए थे। इमारत 2 मंजिला थी। निचली मंजिल पर रसोई, गोदाम और भंडार गृह थे, जहां अनाज और पुरानी चीजों की गंध बसी हुई थी। ऊपरी मंजिल पर शयन कक्ष थे, जहां हवा में थोड़ी ताजगी थी। ये हवेली फलों और इमारती लकड़ी के घने पेड़ों से घिरी हुई थी, जो रात के समय ऐसे लगते थे मानो वो इस घर की पहरेदारी कर रहे हों, या शायद इसे कैद कर रहे हों। रात के खाने के बाद जब हम अपने कमरों में गए, तो हवेली की बनावट मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे दोस्तों के लिए यहाँ आने का मुख्य आकर्षण वो विशाल तालाब या छोटी झील थी, जो हवेली के पिछले हिस्से में थी। सुना था कि उस झील में मछलियाँ बहुत थीं और मेरे दोस्त मछली पकड़ने के शौकीन थे। सच कहूँ तो मुझे मछली पकड़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मुझे दिलचस्पी थी उस घर में, उसकी पुरानी दीवारों में और उन कहानियों में जो शायद उन ईंटों के पीछे दबी थीं। हमारे मेज़बान के माता-पिता, एक बुजुर्ग दंपत्ति, ने हमारा स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया था। वे खुश मिजाज थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जिसे मैंने उस वक्त थकान समझ लिया था। रात के खाने के बाद हमने तय किया कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे और झील पर जाएंगे। रात चांदनी थी। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था और उसकी दूधिया रोशनी हवेली के आंगन में रहस्यमयी परछाइयां बना रही थी। घड़ी में सुबह के 3 बजे थे जब नौकरों ने हमें जगाया। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्ते के गिरने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। नौकर हमारे मछली पकड़ने का सामान उठाने आए थे। हम झील की ओर चल पड़े, जो घर से लगभग 2 फरलंग यानी करीब 400 मीटर की दूरी पर थी। चांदनी रात थी और गर्मियों की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हम झील के किनारे जा बैठे। पानी शांत था, बिल्कुल कांच की तरह, जिसमें चांद का प्रतिबिंब हिल रहा था। मेरे दोस्त अपने काम में लग गए और मैं बस बैठा हुआ प्रकृति को निहार रहा था। सुबह के 7 बजते बजते सूरज की किरणें पानी पर नाचने लगी। तभी घर से एक नौकर आया और बताया कि चाय तैयार है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इज़ाक वॉल्टन का कोई योग्य शिष्य नहीं था। मैंने अपनी डोरी समेटी और अपनी छड़ी खुद ही उठाकर घर की ओर चल पड़ा। मैं सबसे आगे था। झील घर के पिछले हिस्से में थी। घर के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए हमें पूरी इमारत की लंबाई के साथ साथ एक पगडंडी पर चलना पड़ता था। वो रास्ता पेड़ों की छांव से ढका हुआ था और इमारत के कोने कोने से होकर गुजरता था। बिंदु ए से बी, बी से सी और इसी तरह। हवेली के पिछले हिस्से में जो कमरों की कतार थी, उनका उपयोग गोदामों और भंडार गृहों के रूप में होता था। वे कमरे अक्सर बंद रहते थे और उनमें धूल और मकड़ी के जालों का राज था। इनमें से एक कमरा खास था, वो कोने वाला कमरा जिसके अंदर लकड़ी के पुराने चौखट रखे हुए थे। मुझे बताया गया था कि सालों पहले हमारे मेज़बान के पिता ने घर में एक नया हिस्सा जोड़ने का सोचा था, जिसके लिए ये चौखट बनवाए गए थे। लेकिन फिर वो विचार त्याग दिया गया और उन भारी भरकम लकड़ी के चौखटों को उस कमरे में कैद कर दिया गया।
उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था, ठीक उस रास्ते पर जहाँ से मैं गुजर रहा था। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ अपनी मछली पकड़ने की छड़ी कंधे पर रखे सबसे आगे चल रहा था। मैं उस मोड़ पर पहुंचा। ये शायद महज एक संयोग था, या शायद नियति का कोई खेल। चलते चलते मेरी छड़ी की नोक उस बंद दरवाजे से हल्के से छू गई। एक मामूली सा स्पर्श, और वो भारी लकड़ी का दरवाज़ा ऐसे खुल गया जैसे वो मेरे ही इंतज़ार में था। चर्र की आवाज़ के साथ वो पूरा खुल गया। मैं ठिठक गया। मुझे पता था कि ये घर का वो हिस्सा है जो इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए दरवाजे का इतनी आसानी से खुल जाना मुझे अजीब लगा। मैंने अंदर झांका। सुबह की रोशनी अंदर की धूल में तैर रही थी। वहां लकड़ी के चौखटों के अलावा और कुछ नहीं था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस पुरानी लकड़ी और खामोशी। मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि मैंने अभी अभी क्या शुरू किया है। मैंने बस कंधा उचकाया और आगे बढ़ गया। मुझे लगा कि शायद कुंडी ठीक से नहीं लगी होगी, लेकिन क्या कुंडी वाकई खुली थी, या उसे किसी अदृश्य हाथ ने खोल रखा था? 5 मिनट बाद हम सब बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। माहौल खुशनुमा था, हंसी मजाक चल रहा था। तभी मैंने बातों बातों में एक टिप्पणी कर दी। अंकल, मैंने अपने मेजबान के पिता से कहा, आपको ध्यान रखना चाहिए। पीछे वाले गोदाम का दरवाजा पूरी रात खुला रहा था। कहीं कोई चोर उचक्का अंदर घुस गया तो आपके वो कीमती लकड़ी के चौखट गायब हो जाएंगे। मेरी ये बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि उस बुजुर्ग दंपत्ति, मेरे दोस्त के माता और पिता की आंखों में एक अजीब सा डर तैर गया। वो शर्मिंदगी थी या खौफ, मैं समझ नहीं पाया। उनकी हंसी गायब हो गई। बुजुर्ग व्यक्ति ने फौरन एक नौकर को आवाज लगाई और सख्त लहजे में आदेश दिया, जाओ, उस दरवाजे को अभी के अभी बंद करके आओ और कुंडी अच्छी तरह लगाना। नौकर सिर झुकाकर चला गया। माहौल में एक अनकहा तनाव आ गया था, जिसे हम सब महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। दोपहर में जब हम दोबारा झील की ओर जा रहे थे, तो मेरी नजर उस दरवाजे पर पड़ी। मैंने रुककर उसे चेक किया। वो अंदर से मजबूती से बंद था। मैंने राहत की सांस ली। शायद सुबह नौकरों की लापरवाही रही होगी, लेकिन वो राहत बहुत थोड़े समय के लिए थी। अगली सुबह वही समय, वही रास्ता। हम फिर से मछली पकड़कर लौट रहे थे। सुबह के करीब 7 बज रहे थे, और हमेशा की तरह मैं सबसे आगे था। जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा, मेरी नजर उस दरवाजे पर टिक गई। वो बंद था। मेरे मन में एक अजीब सी शरारत या शायद जिज्ञासा जागी। मैंने जानबूझकर अपनी छड़ी की नोक से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। चर्र! दरवाजा फिर से खुल गया, उतनी ही आसानी से मानो उसे किसी ने सिर्फ सटा कर रखा हो। ये मजाक है क्या? मैंने मन ही मन सोचा। कल ही तो इसे बंद करवाया गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। ये हवा का झोंका नहीं हो सकता था। ये कोई गलती नहीं हो सकती थी। उस दरवाजे के पीछे कुछ तो था जो नहीं चाहता था कि वो बंद रहे। जब मैं चाय की मेज पर पहुंचा, तो मैंने फिर से इस बात का जिक्र किया। इस बार मैंने उनकी आंखों में वही घबराहट और शर्मिंदगी देखी जो कल देखी थी। लगता है आपके नौकर जानबूझकर कुंडी लगाना भूल जाते हैं। किसी दिन सब सामान चोरी हो जाएगा। इस बार बूढ़े आदमी ने कोई बहाना नहीं बनाया। वो फीका सा मुस्कुराया। उसने अपनी चाय का प्याला नीचे रखा और एक गहरी सांस ली। बेटा, उसने भारी आवाज में कहा, वो दरवाजा पिछले 15 साल से ऐसा ही है। हम सब सन्न रह गए। 15 साल? हाँ, उन्होंने अपनी बात जारी रखी, हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। उस कमरे का सामान आज तक किसी ने नहीं छुआ। हमने उसे बंद रखने की बहुत कोशिशें की, लेकिन क्या? मैंने पूछा। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, 15 साल पहले उस कमरे में हमारे एक नौकर की मौत हो गई थी। तब से उस दरवाजे को रात में बंद रखने की हमारी हर कोशिश बेकार गई है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। तुम चाहो तो खुद उसे बंद करके देख लो, वो बंद नहीं रहेगा। हम चारों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मछली पकड़ने का रोमांच अब एक रहस्यमयी रोमांच में बदल चुका था। हमने तुरंत फैसला किया कि हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। हम पता लगाएंगे कि वो कौन है या क्या है जो उस दरवाजे को खोले रखता है।
क्या ये कोई वहम है, कोई वैज्ञानिक कारण, या वाकई कुछ परलौकिक? डर का सबसे बड़ा दुश्मन तर्क होता है। जब हमें किसी अनजान चीज से डर लगता है तो हमारा दिमाग फौरन कारण ढूंढने लगता है। हवा होगी, पुरानी लकड़ी है, वहम होगा। हम खुद को यही समझाते हैं। उस सुबह नाश्ते की मेज पर उस बूढ़े मेजबान की चेतावनी सुनने के बाद हमारे साथ भी यही हो रहा था। हमारे अंदर का डर तर्क का सहारा ले रहा था और हमारा अहंकार उस अनदेखी ताकत को चुनौती देने के लिए तैयार था। चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। मेरे दोस्त भी तैयार थे। हम चारों के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो ये कह रही थी, हमने दुनिया देखी है, ये गांव की दंत कथाएं हमें नहीं डरा सकती। हम फौरन उस कमरे की ओर बढ़े। हमारे मेजबान, वो बुजुर्ग सज्जन, हमारे पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे थे, मानो वे जानते थे कि हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ गवा रहे हैं। मिस्टर घोस्ट शायद अभी अपनी सुबह की सैर कॉन्स्टिट्यूशनल पर गए हैं, मैंने मजाक किया। इस बार हम उन्हें बाहर ही रखेंगे। हम उस कमरे में दाखिल हुए। वो एक साधारण धूल भरा कमरा था। वहां हवा में पुरानी लकड़ी और सीलन की गंध थी। कमरे की बनावट पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि यही इस रहस्य की कुंजी थी। इस कमरे में दो दरवाजे और एक खिड़की थी। एक दरवाजा और खिड़की घर के भीतरी आंगन की ओर खुलते थे। दूसरा दरवाजा, वही शापित दरवाजा, बाहर के खुले मैदान और उस पगडंडी की ओर खुलता था जहां से हम झील जाते थे। हमने कमरे का कोना कोना छान मारा। वहां लकड़ी के चौखटों के ढेर के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं था। कोई गुप्त रास्ता नहीं, कोई छिपा हुआ तंत्र नहीं। अब हमारा पूरा ध्यान उस शापित दरवाजे पर केंद्रित था। हमने उसे बंद करने की कोशिश की। जैसा कि पुरानी लकड़ी के साथ अक्सर होता है, मौसम की मार ने उसे टेढ़ा कर दिया था। वो काफी ऐंठ गया था। उस दरवाजे पर अंदर की तरफ दो बेहद मजबूत चटकनियां लगी थीं, एक ऊपर और एक नीचे। हमने पहले ऊपर वाली चटकनी जांची। वो बहुत ढीली थी। जरा सा थपथपाने या तेज हवा के झोंके से ही वो अपनी जगह से नीचे गिर सकती थी। बस यही है तुम्हारा भूत, मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा। देखो, नौकर रात को सिर्फ ये ऊपर वाली चटकनी लगाते होंगे, रात में हवा चलती होगी, दरवाजा हिलता होगा और ये ढीली चटकनी नीचे गिर जाती होगी और दरवाजा खुल जाता होगा। रहस्य सुलझ गया था। कम से कम हमें तो यही लगा। ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण और हवा का खेल था। लेकिन नीचे वाली चटकनी, हमने उसे लगाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा इतना टेढ़ा हो चुका था कि नीचे वाली चटकनी अपने खांचे से कम 3 इंच दूर रह जाती थी। वो सुराख में जा ही नहीं सकती थी। आज हम इस नीचे वाली चटकनी को लगाकर ही दम लेंगे, मैंने तय किया। अगर ये लग गई तो दुनिया की कोई भी हवा इसे नहीं खोल सकती। ये एक जंग थी, इंसान की जिद बनाम लकड़ी की अकड़। हम 3 लोग उस दरवाजे पर पिल पड़े। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को बाहर की तरफ धक्का दिया ताकि वो सीधा हो सके। हमारी नसें तन गईं, सांस फूलने लगी। चौथे दोस्त ने जमीन पर पड़ी कुछ ईंटें उठाईं और चटकनी को हथौड़े की तरह ठोकना शुरू किया। ठक ठक ठक, आंगन में ईंटों के टकराने की आवाज गूंजने लगी। संघर्ष इतना कड़ा था कि इस प्रक्रिया में हमने आधा दर्जन ईंटें तोड़ दी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो लोहे की चटकनी अपनी जगह से सरकी और बमुश्किल 1.5 इंच अंदर चली गई। लेकिन इतना काफी था। अब वो इतनी कस गई थी कि बिना हथौड़े और छैनी के उसे हिलाना भी नामुमकिन था। हमने माथे से पसीना पूंछा। दरवाजा अब सील हो चुका था। हमने उसे खींचकर देखा, धक्का देकर देखा। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। काम अभी पूरा नहीं हुआ था। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। हम ये साबित करना चाहते थे कि कोई इंसान भी बाहर से या अंदर से इसे नहीं खोल सकता। हमने उस कमरे की खिड़की को कसकर बंद कर दिया। फिर हम आंगन की तरफ खुलने वाले दूसरे दरवाजे से बाहर निकले और उसे भी मजबूती से बंद कर दिया। इतना ही नहीं, हमने उस आंगन वाले दरवाजे पर बाहर से ताला, लॉक लगा दिया। अब स्थिति ये थी, बाहर का यानी शापित दरवाजा अंदर से ईंटों से ठोक ठोक कर बंद किया गया था। खिड़की बंद थी,
कमरे में घुसने का एकमात्र दूसरा रास्ता आंगन वाला दरवाज़ा बाहर से ताले में जकड़ा हुआ था। यानी उस कमरे के अंदर किसी इंसान का होना नामुमकिन था और बाहर से किसी का घुसना भी नामुमकिन। हमने उस कमरे को एक तिजोरी में बदल दिया था। रात के खाने के बाद सोने से ठीक पहले हम एक बार फिर वहां गए। हमने आंगन वाले दरवाजे का ताला चेक किया, वो ठीक था। बाहर से जाकर शापित दरवाजे को धक्का दिया, वो चट्टान की तरह जमा हुआ था। गुड नाइट मिस्टर घोस्ट, मैंने मन ही मन कहा। उस रात हम सुकून से सोए, अपनी जीत के नशे में चूर। अगली सुबह हमने मछली पकड़ने न जाने का फैसला कर लिया था। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वो दरवाजा। सुबह के 5 बजे, जब सूरज की पहली किरणें अभी आसमान में फूटी भी नहीं थीं, हम चारों उठ गए। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हम सीधे हवेली के पिछले हिस्से की ओर लपके, उस रास्ते पर जहां वो शापित दरवाजा था। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि दरवाजा बंद मिलेगा। आखिर हमने उसे ईंटों से ठोका था। मैं सबसे आगे था। जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा, मेरी सांस हल्क में अटक गई। दरवाजा बंद दिख रहा था, या शायद खुला था। धुंध में साफ नहीं दिख रहा था। मैं पास गया। मैंने अपनी उंगली, सिर्फ एक उंगली, दरवाजे से छुआई और वो भारी भरकम दरवाजा, जिसे बंद करने के लिए 3 आदमियों और ईंटों की जरूरत थी, मेरे मामूली स्पर्श से ही अंदर की तरफ खुल गया। चर्रर। वो आवाज मेरे कानों में किसी धमाके जैसी लगी। वो दरवाजा ऐसे खुला जैसे उसे कभी बंद ही न किया गया हो। हम चारों सनह गए। हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये कैसे मुमकिन है? मेरे दोस्त ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम पागलों की तरह कमरे के अंदर घुसे। क्या कोई अंदर था? कमरा खाली था। हमने तुरंत आंगन वाले दरवाजे की जांच की। वो वैसे ही जंजीर और ताले से बंद था जैसा हम छोड़कर गए थे। खिड़की भी कसकर बंद थी। हम भागकर आंगन की तरफ गए और ताले को चेक किया। ताले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। उस पर धूल की परत वैसे ही जमी थी। इसका मतलब साफ था और बेहद खौफनाक था। जो भी चीज उस दरवाजे को खोलती थी, उसके लिए लोहे की चटकनी, ईंटों की मजबूती और तालों की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती थी। वो चीज कमरे के अंदर थी, या शायद वो चीज दीवारें भेद कर आती थी। उस पल हमें महसूस हुआ कि जिस ताकत को हमने चुनौती दी थी, वो हमारी समझ से परे थी। सुबह 10 बजे जब हम नाश्ते के लिए मेजबान दंपत्ति से मिले, तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा। हमारे उतरे हुए चेहरे और खामोशी ही उनके लिए जवाब थे। उन्हें सब पता चल चुका था। उस दिन नाश्ते की मेज पर कोई हंसी मजाक नहीं हुआ। न उन्होंने उस दरवाजे का जिक्र किया, न हमने। उस खामोशी में एक सहमति थी कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान को बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा मन था कि मैं एक रात उस कमरे में गुजारूं। मैं देखना चाहता था कि आखिर होता क्या है। लेकिन मेरे किसी भी दोस्त ने मेरा साथ देने की हिम्मत नहीं दिखाई। और सच कहूं तो उस मनहूस कमरे में अकेले पूरी रात गुजारने का विचार मुझे भी अंदर तक कंपा रहा था। हमारे मेजबान भी इसके लिए कभी राजी नहीं होते। वो खुला दरवाजा आज भी मेरे जहन में एक सवाल बनकर अटका हुआ है। ये घटना 20 साल पुरानी है, लेकिन वो रहस्य आज भी अनसुलझा है। मुझे नहीं लगता कि वो गुत्थी कभी सुलझ पाएगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बंगाल के पुराने घरों में ऐसे कई राज दफन हैं। ट्रेन में लौटते वक्त मेरी मुलाकात एक और ऐसे शख्स से हुई जिसने मुझे पारिवारिक भूत की एक ऐसी दास्तान सुनाई जो खुले दरवाजे से भी कहीं ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। रहस्य कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, या शायद हम ही रहस्यों का पीछा करना नहीं छोड़ पाते। उस खुले दरवाजे की घटना को करीब 20 साल बीत चुके थे, लेकिन नियति को शायद लगा कि मेरे हिस्से का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार का किस्सा बंगाल के एक बिल्कुल अलग कोने से जुड़ा है, और इसकी शुरुआत किसी पुरानी हवेली में नहीं, बल्कि एक चलती हुई ट्रेन के डिब्बे में हुई। मैं दार्जिलिंग से वापस लौट रहा था। वो बंगाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जहां की ठंडी हवाओं के बाद मैदानी इलाकों की गर्मी और उमस भरी यात्रा थोड़ी थका देने वाली थी। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ समय धीरे धीरे सरक रहा था। मेरे डिब्बे में मेरे अलावा
एक और यात्री थे, एक बहुत ही बातूनी बुजुर्ग सज्जन। वे उन लोगों में से थे जिन्हें खामोशी पसंद नहीं होती और जो अजनबियों से भी ऐसे बात करते हैं मानो बरसों की जान पहचान हो। समय काटने के लिए मैं दी ऑकल्ट रिव्यू नाम की एक पत्रिका पढ़ रहा था। उन बुजुर्ग की नज़र मेरी पत्रिका के शीर्षक पर पड़ी और उनकी आंखों में चमक आ गई। माफ कीजिएगा, उन्होंने उत्सुकता से पूछा, ये पत्रिका किस बारे में है? मैंने उन्हें बताया कि इसमें परलौकिक शक्तियों और रूहानी दुनिया के बारे में लेख छपते हैं। उन्होंने थोड़ा झुककर आवाज धीमी करते हुए पूछा, क्या आप वाकई भूतों और उनकी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं? जी हाँ, मैंने स्वीकार किया, काफी हद तक। बुजुर्ग मुस्कुराए, जैसे उन्हें अपनी मनपसंद बात करने का मौका मिल गया हो। हमारे गांव में एक सज्जन हैं, उन्होंने रहस्यमयी अंदाज में कहा, जिनके पास एक पारिवारिक भूत है। पारिवारिक भूत? मैं चौंक गया। ये किस बला का नाम है? अरे, उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, वो भूत हर रात आता है और मेरे पड़ोसी के साथ बैठकर खाना खाता है। मैं अपनी हंसी रोकने में नाकाम रहा। सचमुच? मैंने व्यंग किया। ये तो बड़ा ही दिलचस्प और शौकीन भूत मालूम होता है। लेकिन बुजुर्ग गंभीर थे। ये हकीकत है, उन्होंने कहा। अगर आप मेरे गांव में एक दिन रुकें तो आपको सब पता चल जाएगा। एक लेखक और जिज्ञासु इंसान के नाते डिनर करने वाले भूत का विचार मुझे इतना अजीब लगा कि मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। मैंने उसी पल फैसला कर लिया कि मैं अपनी यात्रा बीच में ही रोक दूंगा। दोपहर के करीब 2 बजे थे जब ट्रेन उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर रुकी। चिलचिलाती धूप और सन्नाटा। मैंने एक किराए की गाड़ी ली और उन पारिवारिक भूत वाले सज्जन का नाम पता मालूम किया। मेरे हमसफर बुजुर्ग अपने रास्ते चले गए और मैं अपनी नई मंजिल की ओर। करीब 20 मिनट बाद मैं उस घर के सामने खड़ा था। वो एक बड़ा और समृद्ध घर था, जिससे पता चलता था कि मेरे मेज़बान एक रईस आदमी थे। मैंने अपना परिचय दिया और उनसे विनती की कि मैं एक परदेसी हूँ और उस रात उनके घर में शरण चाहता हूँ। साफ जाहिर था कि मैं एक बिन बुलाया और शायद अनचाहा मेहमान था, लेकिन भारतीय संस्कृति का नैतिक कोड किसी को अपने दरवाजे से भगाने की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने मुझे रुकने की अनुमति दे दी, हालांकि उनकी तेज नज़रें भांप गई थीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वे एक बड़े परिवार वाले व्यक्ति थे। उनके कई बेटे थे जो कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ रहे थे और छोटे बच्चे घर पर ही थे। घर का माहौल शांत लेकिन उदास था, जो मेरी उम्मीद से बिल्कुल विपरीत था। मुझे लगा था जहाँ भूत डिनर करता हो वहाँ शायद थोड़ा खौफ होगा। रात हुई। जब हम रात के खाने के लिए बैठे तो मैंने हिम्मत करके बात छेड़ी। मैंने सुना है कि आपके घर के बारे में कुछ अफवाहें हैं। सच कहूं तो मैं बस यही जानने आया था कि क्या मैंने जो सुना है वो सच है। मेरे मेज़बान ने खाना खाते हुए एक पल के लिए हाथ रोका। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा और दुख था। वो कहानी झूठी है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मेरा दिल बैठ गया। क्या मैं एक कोरी गप के लिए यहाँ चला आया था? मेरा मतलब, उन्होंने बात सुधारी, कि वो डिनर वाली बात झूठी है, लेकिन भूत भूत सच है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। मेरा एक छोटा भाई था। 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। उसका पूरा समय धार्मिक किताबें पढ़ने और अखबारों के लिए धर्म पर लेख लिखने में बीतता था। एक रात अचानक उसकी मृत्यु हो गई। सुबह वो अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि यह हृदय गति रुकने से हुआ था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उसकी मृत्यु के बाद से वे रुक गए। वो वापस आता है। वो उसी कमरे में सोता है जो कि उसका था और जो आज भी उसी का है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो क्या करता है? मेज़बान ने स्पष्ट किया, वो खाना नहीं खाता, वो सिर्फ एक गिलास गंगा जल पीता है। हम हर शाम उसके कमरे में बिस्तर लगाते हैं और एक गिलास गंगा जल ढक कर रख देते हैं। अगली सुबह उन्होंने धीरे से कहा, गिलास खाली मिलता है और बिस्तर ऐसा दिखता है जैसे उस पर कोई सोया हो। ये सुनना ही अपने आप में डरावना था, लेकिन मेरे दिमाग में तर्क कुलबुला रहा था। लेकिन आपने ये सब शुरू क्यों किया? मैंने पूछा। आपको कैसे पता चला कि उसे ये चाहिए? उसकी मौत के लगभग 1 महीने बाद वो मेरे सपने में आया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके कमरे में साफ बिस्तर और पानी रखूं।
क्या कभी किसी ने उस कमरे में रात गुजार कर ये देखने की कोशिश की कि असल में क्या होता है? मेरा पत्रकार वाला दिमाग जाग चुका था। इस सवाल पर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दुख की जगह अब खौफ था। हाँ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उसकी युवा पत्नी, या यूं कहें उसकी विधवा, ने एक रात उस कमरे में सोने की जिद की थी। मैं सांस रोके उनके अगले शब्दों का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उनकी आवाज कांप रही थी। हमने उसे बिस्तर पर पाया। वो सो रही थी, हमेशा के लिए। वो मर चुकी थी। डॉक्टरों ने फिर वही कहा, हृदय गति रुकना। हे भगवान, मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ये तो बेहद दर्दनाक है। बेहद दर्दनाक, लेकिन दिलचस्प। उस बेचारी विधवा की मौत के बाद से, मेजबान ने कहा, कोई उस हिस्से में नहीं जाता। मैंने उस कमरे के सभी दरवाजों को पेंचों से कसकर बंद करवा दिया है, सिवाय एक के। और वो एक दरवाज़ा भी हमेशा ताले में बंद रहता है। उसकी चाबी सिर्फ मेरे पास रहती है। रात का खाना खत्म हो चुका था, कहानी सुनी जा चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर का रोमांच अभी शांत नहीं हुआ था। एक रूह जो गंगा जल पीती है, एक कमरा जो मौत का सबब बन चुका है। क्या ये सच था, या किसी चालाक नौकर की चाल, या शायद इन दुखी लोगों का वहम? क्या मैं उस कमरे को देख सकता हूँ? मैंने पूछा। मेरे मेज़बान ने मुझे एक अजीब नज़र से देखा, जैसे पूछ रहे हों, क्या तुम्हें भी अपनी जान प्यारी नहीं है? लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। अब बारी थी उस शापित कमरे में कदम रखने की, जहां मौत हर रात अपनी प्यास बुझाने आती थी। रात के खाने के बाद का माहौल किसी अंतिम संस्कार जैसा भारी था। मेरे मेजबान मुझे उस कमरे तक ले जाने के लिए उठे जिसे वे अपने मृत भाई का कमरा कहते थे। मेरे अंदर का पत्रकार अब पूरी तरह सतर्क था, हर छोटी से छोटी चीज को नोट कर रहा था। हम उस कमरे में दाखिल हुए। वो कमरा घर के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग थलग था। अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ठंडक जो एयर कंडीशनर से नहीं, बल्कि सन्नाटे से आती है। कमरे की व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मुझे बताया गया था। बिस्तर एकदम सलीके से लगा हुआ था। चादर पर एक भी सिलवट नहीं थी। तकिया फूला हुआ और अपनी जगह पर था। कमरे के एक कोने में एक मेज पर गंगा जल से भरा एक गिलास रखा था। उस पर ढकने के लिए एक तश्तरी रखी गई थी। मैंने कमरे की सुरक्षा का मुआयना किया। दीवारों पर लगे बाकी सभी दरवाजे कसकर बंद थे, बल्कि सच तो यह है कि उन्हें पेचों से जड़ दिया गया था। केवल एक ही दरवाजा था जो खुल सकता था, और वो भी इस वक्त बंद था, और उस पर ताला लगा हुआ था। मेरे मेजबान ने मेरी आंखों में संदेह देखा और एक उदास मुस्कान के साथ बोले, हम ये सब बेकार में नहीं करते। अगर आपको लगता है कि ये कोई चाल है, तो ये बहुत महंगी चाल है। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस घर में नौकरों को रोकने के लिए दूसरों के मुकाबले दुगनी तनख्वाह देनी पड़ती है, वरना वे कब के भाग गए होते। उन्होंने चाबी अपनी जेब में रखते हुए मुझे एक प्रस्ताव दिया। आप चाहें तो रात भर दरवाजे के बाहर सो सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई अंदर जाता है या नहीं। मैंने विनम्रता से मना कर दिया। मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। मैंने झूठ कहा, मुझे पहरेदारी करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई ये थी कि मेरे दिमाग में एक और योजना थी, एक ऐसा जाल जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता था। मुझे मेरे सोने के कमरे में पहुंचा दिया गया, जो उस भूतिया कमरे से 4-5 कमरे दूर था। जैसे ही मेजबान और नौकर वहां से चले गए, मैंने अपनी योजना पर काम शुरू किया। मैं अपनी मोमबत्ती लेकर दबे पांव वापस उस बंद दरवाजे के पास गया। गलियारे में गहरा अंधेरा था और मेरी मोमबत्ती की लौ डरावनी परछाइयां बना रही थी। मैंने मोमबत्ती की लौ को ताले के ठीक नीचे रखा। धुएं से ताले के पिछले हिस्से और उसके आसपास की जगह पर कालिख की एक पतली परत जम गई। वो हिस्सा अब पूरी तरह काला हो चुका था। इसके बाद मैंने दीवार से थोड़ा सा सूखा हुआ चूना खुरच कर निकाला और उस सफ़ेद पाउडर को उस काली कालिख के ऊपर छिड़क दिया। अब वो ताला एक संवेदनशील सेंसर बन चुका था। अगर रात में कोई भी इंसान उस ताले को छूता है या चाबी लगाने की कोशिश करता है, तो कालिख और चूने की वो परत बिगड़ जाएगी और सुबह मुझे पता चल जाएगा। ये एक पुराना जासूसी तरीका था और मुझे पूरा यकीन था कि कोई भी चालाक नौकर इस परीक्षा में फेल हो जाएगा।
वापस अपने कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। हर आहट पर मेरे कान खड़े हो जाते। क्या वो हवा थी या कोई कदमों की आवाज? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में बस वो ताला और उसके पीछे का खाली कमरा घूम रहा था। सुबह के 4 बजे जब बाहर अभी भी अंधेरा था, मैं उठ गया। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था। मैं फिर से मोमबत्ती लेकर उस शापित दरवाजे की ओर गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ताले के पास झुका और उसे गौर से देखा। मेरी बनाई हुई सील बिल्कुल सुरक्षित थी। कालिख और चूने का पाउडर वैसे का वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गया था। उसमें एक खरोंच भी नहीं थी। इसका मतलब साफ था, पूरी रात किसी भी इंसान ने उस ताले को हाथ नहीं लगाया था। न मेजबान ने, न किसी नौकर ने, न किसी और ने। कमरा पूरी रात सील बंद था। अब मुझे अपना निशान मिटाना था। मैंने अपना रूमाल निकाला और ताले को पोंछकर बिल्कुल साफ कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे करीब 5 मिनट लगे। मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मैंने उन पर शक किया था। फिर मैं इंतजार करने लगा। ठीक 5 बजे मेरे मेजबान एक नौकर के साथ वहां आए। उनके चेहरे पर वही रोज वाली उदासी थी। मेरी मौजूदगी में उन्होंने ताला खोला। ताले के घूमने की आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज लगी। दरवाजा खुला। हम अंदर दाखिल हुए। मेरी नज़र सबसे पहले बिस्तर पर गई और फिर उस गिलास पर। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। गिलास? वो वो पूरी तरह सूखा था। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आखिरी बूंद तक उसे पी लिया हो। वाष्पीकरण से इतना पानी एक रात में गायब नहीं हो सकता। बिस्तर, वो बिस्तर जो रात को एकदम तना हुआ और साफ था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई पूरी रात करवटें बदल रहा हो। चादर मुड़ी तुड़ी थी और सबसे डरावनी बात, तकिए पर सर का एक स्पष्ट निशान था। वहां कोई सोया था, एक बंद कमरे में, जिसे बाहर से ताला लगा था और जिस ताले को पूरी रात किसी ने नहीं छुआ था। वहां कौन आया था? वो पानी कहां गया? इन सवालों का जवाब विज्ञान के पास नहीं था। मेरे तर्क, मेरी कालिख और चूने की चालाकी सब धरे के धरे रह गए। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक सका। उस कमरे की हवा में अब मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मैंने उसी दिन दोपहर की ट्रेन पकड़ी और वहां से रवाना हो गया। मैंने उस शापित घर में परिवार के साथ करीब 23 घंटे बिताए थे, लेकिन वो 23 घंटे मेरी पूरी जिंदगी के अनुभव पर भारी थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोच रहा था। एक तरफ वो खुला दरवाजा था जिसे दुनिया की कोई ईंट, चटकनी या मानवीय ताकत बंद नहीं रख सकी थी, और दूसरी तरफ एक बंद कमरा जहां लोहे के तालों और अभेद्य सुरक्षा के बीच भी मौत हर रात अपनी प्यास बुझाने आती रही। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हमारा विज्ञान और हमारे तर्क वाकई अंतिम सत्य है? हमने देखा कैसे तर्क ने हार मान ली, कैसे भौतिकी के नियम, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण और वाष्पीकरण उन दो कमरों की चौखट पर दम तोड़ गए। उस दरवाजे को कौन खोलता था? क्या वो उस पुराने नौकर की आत्मा थी जो अपनी जिम्मेदारी आज भी निभा रही थी? उस बंद कमरे में पानी कौन पीता था? क्या वो मृत भाई का प्यासा साया था? जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, और शायद यही इन कहानियों की खूबसूरती और इनका खौफ है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें न सुलझाना ही बेहतर है। मैं, आपका कथाकार, आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जब आप आज रात अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे, तो क्या आपको पूरा यकीन होगा कि आप अंदर अकेले हैं? सुरक्षित रहें और अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें। धन्यवाद।